वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सिंह पीसीबी। फटाफट रिवीजन क्लास 2 में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा है दर्शन शास्त्र, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। सभ्यता और संस्कृति, यह सभ्यता वह वस्तु है जो हमारे पास है। संस्कृति यह वह वस्तु है जो हम में व्याप्त है। सभ्यता भोजन, परिधान, मोटर, महल तथा अन्य पार्थिव या भौतिक पदार्थ सभ्यता के उपकरण हैं। संस्कृति भोजन करने तथा वस्त्र पहनने की कला, मोटर चलाने और महल बनाने की कौशल संस्कृति है। सभ्यता हमारी सभ्यता वह है जिसका हम उपयोग करते हैं। संस्कृति हमारी संस्कृति वह है जो हम हैं। सभ्यता मनुष्य की कतिपय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली उपयोगी वस्तुओं का नाम है जो साधन के रूप में उपयुक्त होती है। संस्कृति में मनुष्य की वे क्रियाएं, व्यापार और अभिव्यक्तियां निहित हैं जिन्हें वह साध्य के रूप में देखता है। सभ्यता वह व्यवस्था तथा साधनों को निरूपित करती है। संस्कृति यह हमारी आंतरिक प्रकृति को व्यक्त करती है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कीजिए। भारतीय मूल संविधान में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी, किंतु संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को समाहित कर लिया गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है, जिससे अब संविधान में 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रज्ञान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र की प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू ले। और यदि माता पिता के संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने स्थिति बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ का उल्लेख कीजिए। बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों अनुयायियों ने संसार के लोगों को दुखों से मुक्ति का संदेश, उपदेश और शिक्षा दी। जो भी शिक्षा दी उस पर मनन चिंतन किया और विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। ये सिद्धांत भौतिक दर्शन के नाम से पुकारे गए। इन्हीं सिद्धांतों को शिक्षा ज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त करके तत्व संबंधी विचार निष्कर्ष निकाले गए, जिन्हें बौद्ध शिक्षा दर्शन कहा गया। बौद्ध शिक्षा दर्शन प्रत्यक्षवादी कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य मालुक के पुत्र को कहा था कि सिद्धांतों के विवेचन से दुखी मानवता का दुख दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि दुखों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। दुख मुक्त के मार्ग निकालना चाहिए। यही सिद्धांत उपदेश के रूप में बौद्ध दर्शन बने और उनका व्यवहारिक रूप बौद्ध शिक्षा दर्शन कहा जा सकता है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, देखते हैं।
जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रत्येक जीव में जीने की इच्छा होती है। इसी प्रकार मनुष्य में जीने की इच्छा होती है। वह अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने वातावरण में से संघर्ष करता है। डार्विन ने इस संबंध में व्यापक सिद्धांत निकाला था जिसे जीवन के लिए संघर्ष कहा गया। इसके अनुसार जीवन के लिए संघर्ष होता है और जो समर्थ होता है वही जीवित रहता है। प्रकृतिवादी भी चाहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना होना चाहिए। वातावरण के अनुकूल बनाना। प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह अपने वातावरण के अनुकूल बना सके। इसके लिए बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। लेमार्क ने डार्विन के सिद्धांत का समर्थन करते हुए अपना सिद्धांत निकाला। इसके अनुसार जीवों को संसार में जीवित रहने के लिए अपने वातावरण के अनुकूल बनाना चाहिए। इससे वह अपनी रक्षा में सफल होता है। आत्मसंरक्षण और आत्मसंतोष प्राप्त करना। प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य आत्मसंरक्षण और आत्मसंतोष प्राप्त करना बताते हैं। इसके अनुसार आत्मसंतोष मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। इसी से मनुष्य का वर्तमान और भविष्य सुख से व्यतीत होता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार व्यक्ति के लिए आत्मसंरक्षण भी आवश्यक है। आत्मसंरक्षण से वह अपने आप को सुरक्षित मानता है। इसके लिए बालक की मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक आवेगों का विकास करना चाहिए। व्यक्ति का स्वतंत्र विकास करना। प्रकृतिवादी शिक्षा द्वारा व्यक्ति का स्वतंत्र विकास करना चाहते हैं। उसके अनुसार सही शिक्षा वही है जिसके द्वारा बालक की व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। बालक की मूल प्रवृत्तियों, रुचियों और रुझानों का विकास किया जाना चाहिए। इससे उसकी व्यक्तित्व का विकास हो सकेगा। रसेल के शिक्षा योगदानों का विवेचना कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में रसेल का योगदान। रसेल का योगदान है लक्ष्य। शिक्षा का लक्ष्य रचनात्मक व्यक्तियों का निर्माण है जो कि एक रचनात्मक समाज की स्थापना करे। रचनात्मक समाज जनतंत्रीय होता है। शिक्षा के बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है। अस्तु अन्य अमेरिकन शिक्षा शास्त्रियों के साथ रसेल शिक्षा की जनतंत्रीय पद्धति का समर्थन करते हैं। उन्होंने अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था को सर्वोत्तम ठहराया। शिक्षा का लक्ष्य बालक का इस तरह से विकास करना है कि उसकी रचनात्मक प्रवृत्तियां अभिव्यक्त हों। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी के बल, साहस, संवेदनशीलता और बुद्धि का विकास करना चाहिए। शिक्षित व्यक्तियों में मस्तिष्क की उदारता होनी चाहिए। निरीक्षण, धैर्य, उद्यमशीलता और ज्ञान की संभावना में आस्था प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए आवश्यक है। चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में इन 4 गुणों का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा के सामान्य सिद्धांत। बालक की शिक्षा 6 वर्ष की आयु से आरंभ होनी चाहिए। इस स्तर पर शिक्षा का लक्ष्य जिज्ञासा को संतुष्ट करना और बालक की प्राकृतिक शक्तियों का विकास करना है। शिक्षार्थी के लिए सबसे अधिक आवश्यक है लक्षण जिज्ञासा, पूर्वाग्रह से मुक्त होना, ज्ञान की संभावनाओं में आस्था, दृढ़ता, तीव्र, अस्थायी और संकल्पमय अवधान, धैर्य, विचारों, शब्दों और कार्यों में यथार्थवादी दृष्टिकोण है। शिक्षा को शिक्षार्थी की विकास की अवस्था के अनुरूप रुचिकर होना चाहिए। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करना चाहिए। आर्थिक विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आर्थिक विकास का अर्थ। मायर और बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। इस परिभाषा में 3 शब्द प्रक्रिया, वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा दीर्घकाल महत्वपूर्ण है। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। प्रक्रिया। यह प्रक्रिया का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न अवयवों में होने वाले परिवर्तन से है। ये परिवर्तन विभिन्न तत्वों से प्रभावित होते हैं। इन परिवर्तनों का संबंध साधनों की पूर्ति तथा उनकी मांग में होने वाले परिवर्तनों से है। साधनों की पूर्ति में परिवर्तन के अंतर्गत जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी संग्रह, अतिरिक्त साधनों की खोज, उत्पादन की नवीन विधियों का प्रयोग तथा अन्य संस्थागत परिवर्तन सम्मिलित हैं। पूर्ति पक्ष के अवयवों में परिवर्तन के साथ ही साथ मांग के रूप में भी परिवर्तन होता है। मांग के स्वरूप में आय स्तर तथा उसके वितरण के स्वरूप में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की वरीयता में परिवर्तन आदि परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास के फलस्वरूप मांग एवं पूर्ति के स्वरूप में परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तन की सीमा आर्थिक विकास की गति तथा समय पर निर्भर करती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय, इसका अभिप्राय देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग के समायोजित मूल्य से है। किसी देश का आर्थिक विकास उस समय होता है जब उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। दीर्घकाल
आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। एक वर्ष में अनुकूल परिस्थितियों के कारण हुई वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक नहीं माना जाता, वरन 10 या 20 वर्ष की अवधि में हुए परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास का संबंध अल्पकालीन परिवर्तनों से न होकर दीर्घकालीन परिवर्तनों से है। समुदाय की शैक्षिक भूमिका को लिखिए। समुदाय और शिक्षा। परिवार के पश्चात समुदाय में बालक की शिक्षा होती है। समुदाय में बालक को अपने मित्रों के मध्य रहना पड़ता है। वह मित्र उसके लिए समाज का निर्माण करते हैं और जिस प्रकार का उसका समाज होगा वैसे ही आदतें तथा व्यवहार बालक में हो जाएंगे। विलियम ईमर के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने वर्षों से सीख लिया कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। समुदाय बालक को इस प्रकार शिक्षा देता है, सामाजिक वातावरण का निर्माण करके। समुदाय एक स्थानीय समूह होता है, वह स्थानीय वातावरण का निर्माण करता है। यह वातावरण यदि सांस्कृतिक एवं सौम्य है तो वैसा ही प्रभाव बालक के सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर पड़ेगा। समुदाय वस्तुतः अपने अंतःवासियों के चरित्र, भावना, संवेगों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। अतः इन्हीं भावनाओं, संवेगों एवं चरित्र का आरोपण बालकों पर उसी प्रकार का होता है जैसे समाज के अन्य सदस्यों पर। वातावरण निर्माण की प्रक्रिया उसकी विशेषता होती है। सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करके समुदाय में आचार, विचार, व्यवहार की अभिव्यक्ति समय समय पर आयोजित उत्सवों तथा समारोहों से होती है। इन उत्सवों में समुदाय की आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति हुआ करती है। अभिव्यक्ति का यह ढंग ही उस सांस्कृतिक वातावरण की रचना करता है जिससे बालक सहज रूप से कार्य करता है। सांस्कृतिक वातावरण से बालक के व्यवहार में परिष्कार होता है और वह समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा का निर्वाह करने में अपनी शक्ति लगा देता है। शिक्षा के ऊपर नियंत्रण करके समुदाय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होती है। समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली शिक्षा ही समुदाय को उन्नत बनाती है। समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है और उस पर अपनी आवश्यकता के अनुकूल नियंत्रण भी करता है, तो वह उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। यदि समुदाय शिक्षा की आवश्यकता पर नियंत्रण नहीं करता तो समुदाय के नेता अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और समुदाय की भावी पीढ़ी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करते हैं। विद्यालय नियंत्रण करके हावर्थ का कहना है, स्कूल समाज के चरित्र में परिष्कार करने का साधन है। सामाजिक विकास की दिशा में यह परिष्कार उनके आदर्श एवं विचारों पर निर्भर रहता है जो विद्यालय का संचालन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि समुदाय विद्यालयों को अपने हाथ में लेकर वांछित दिशा में प्रगति कर सकता है। समुदाय का कर्तव्य हो जाता है कि वह विद्यालयों का संचालन करने के योग्य व्यक्तियों को नियंत्रण हेतु नियुक्त करे। इसके अभाव में विद्यालयों में अराजकता आ जाती है। प्रजातंत्र समाज में शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। लोकतंत्र और शिक्षा के उद्देश्य। एक सफल लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उचित नागरिक का निर्माण करना है। उचित नागरिक वह है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं निहित हो: अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक, स्वयं अन्य लोगों के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता, देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं को समझने की योग्यता, समाज की प्रथाओं तथा अंधविश्वासों में स्वतंत्रता, आर्थिक कुशलता, चिंतन, तर्क तथा निर्णय करने की क्षमता, रुचियों का व्यापक विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग करने की योग्यता, प्रेम, सहानुभूति तथा दया, परोपकार, विश्व बंधुत्व, राष्ट्र प्रेम इत्यादि सामाजिक गुणों से संपन्न, समाज कल्याण के लिए तत्पर रहना। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारतीय जनतंत्र के लिए निम्न तीन उद्देश्य निर्धारित किए हैं। चरित्र का प्रशिक्षण, जो शिक्षार्थी को इस योग्य बना दे कि वह रचनात्मक रूप से विकसित होता हुआ सामाजिक व्यवस्था में नागरिक के कर्तव्य का पालन कर सके। दूसरा है उनकी व्यवहारिक एवं व्यावसायिक कुशलता में विकास हो, जिससे कि वे देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। तीसरा है उनकी साहित्यिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक रुचियों का विकास हो, जो कि उनके आत्मदर्शन के लिए संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, जिनके बिना एक राष्ट्र की राष्ट्रीय सक्रिय संस्कृति का विकास करना संभव नहीं है। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।
वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है और इस मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग का समर्थन किया गया है। शिक्षा के संबंध में वेदांत दर्शन में उपनिषदीय ज्ञान का समर्थन किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। वेदांत दर्शन में मानव जीवन के दो पक्ष माने गए हैं, अपरा यानी व्यवहारिक और परा आध्यात्मिक। शिक्षा के द्वारा इसमें मानव के दोनों पक्षों का विकास करने पर बल दिया जाता है, लेकिन इन दोनों पक्षों का विकास मुक्ति के उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाना चाहिए। व्यवहारिक पक्ष में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और एवं चारित्रिक विकास के साथ साथ उनमें उसके वर्णक्रम की शिक्षा को सम्मिलित किया गया है और आध्यात्मिक पक्ष के लिए ज्ञान को आवश्यक माना गया है तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय के पालन को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि साधन चतुष्टय का पालन करने के लिए मानव का शरीर और मन स्वस्थ होना चाहिए। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के इन उद्देश्यों को हम भाषा में स्थूल से सूक्ष्म के क्रम में निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। साधन उद्देश्य, साध्य उद्देश्य मुक्ति है। साध्य उद्देश्य शारीरिक विकास एवं शरीर शुद्धि, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, वर्णानुसार कर्म व्यवसाय की शिक्षा, इंद्रिय निग्रह व एवं चित्त शुद्धि, आध्यात्मिक विकास। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा की पाठचर्या में मनुष्य की अपरा और परा दोनों पक्षों में संबंधित ज्ञान एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। साथ ही पाठचर्या में व्यवहारिक ज्ञान तथा व्यवहारिक क्रियाओं का समावेश किया गया है और आध्यात्मिक जीवन के लिए परमार्थिक विषय एवं परमार्थिक क्रियाओं का समावेश किया है। वेदांत दर्शन के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य भेद दृष्टि की समाप्ति और अभेद दृष्टि की प्राप्ति होती है। इसे भी मुक्ति कहा है। इसके अनुसार अनुशासन की उच्चतम सीमा है। हमें इसी को प्राप्त करना चाहिए। शिक्षा में दर्शन की क्या आवश्यकता है, स्पष्ट करें। दर्शन जीवन के उस लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे हम शिक्षा कहते हैं। स्पेंसर के शब्दों में वास्तविक शिक्षा का नियमन दर्शन ही करता है। दर्शन शास्त्र शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि विश्व के महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। प्लेटो, सुकरात, लॉक, फ्रॉबेल, कमेनियस, गांधी, विनोबा, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन आदि इस मत की पुष्टि के प्रमाण हैं। एडम्स के अनुसार शिक्षा दर्शन का ज्ञानात्मक पहलू है। दर्शन शिक्षा के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डालता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। दर्शन शास्त्र शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। दर्शन शास्त्र विश्व तथा उसके नियंता आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, जीव तथा जगत की व्याख्या करता है। इसी आधार पर मानव जीवन के उद्देश्य निर्धारित करता है। शिक्षा के माध्यम से मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न युगों में प्रत्येक देश में अपने अपने जीवन दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। दार्शनिक विचारधारा जहां मानव जीवन के उद्देश्य निर्धारित करती है, वहीं वह उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। दर्शन तथा शिक्षा विधियों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। शैक्षिक उद्देश्यों को सहज ढंग से प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तकों की रचना की जाती है। पाठ्य पुस्तकों में देश, समाज और तथा राष्ट्र के दर्शन के अनुसार ही पाठों का संकलन किया जाता है। जेंटिल के अनुसार जो व्यक्ति इस बात में विश्वास रखते हैं कि दर्शन से संबंध बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से चल सकती है, वे शिक्षा के विशुद्ध रूप को समझने में असमर्थ हैं। शिक्षा की प्रक्रिया दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। ज्ञान मीमांसा से क्या तात्पर्य, व्याख्या कीजिए। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, अतः शिक्षा का केंद्रीय बिंदु छात्र है। छात्र एक मनुष्य और सजीव प्राणी है, अतः उसकी प्रकृति की जानकारी प्राप्त करना शिक्षा के लिए आवश्यक है। मानव प्रकृति की जानकारी एक और तत्व मीमांसा से और दूसरी ओर आधुनिक मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्य के विषय में कहा गया है कि कुछ लोग सत्य को चेतन मानते हैं और विश्वास करते हैं कि वह चेतन एक पारलौकिक तत्व है और समस्त जगत जीव उसी से उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य के अंदर भी उसी तत्व का एक अंश विद्यमान है, इसे आत्मा कहा गया है। ज्ञान का अधिकारी यही आत्मा है। ज्ञान प्राप्ति में शरीर का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से इस विचार का महत्व यह है कि छात्र के भीतर वर्तमान आत्म तत्व को जानने और पहचानने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि आत्म तत्व ही अनुभव करता है, वही ग्रहण करता है। शरीर की ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव प्राप्त होता है, उन्हें भोगने वाला वही है।
सोते समय मनुष्य स्वप्न देखता है। उस समय इन ज्ञानेंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं, परंतु उस समय देखने वाला, गंध लेने वाला और सुनने वाला यही आत्मा है। इसका अर्थ है कि छात्र के भीतर वर्तमान आत्मा का विकास करना, उसको विकारों से मुक्त करना शिक्षा का मूल दायित्व है। इसमें संदेह नहीं है कि यह आत्म तत्व शिक्षा से प्रभावित होता है। इसलिए प्राचीन धार्मिक शिक्षा में छात्रों को एक विशेष प्रकार का अनुशासन में रहना पड़ता था। शिक्षा के मुख्य कार्य: जन्मजात शक्तियों का विकास। मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, संतुलित और क्रमिक विकास ही शिक्षा का प्रमुख कार्य है। मनोविज्ञान के अनुसार यह शिक्षा का मुख्य कार्य है। व्यक्तित्व का विकास। बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना, अर्थात उसके मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास आदि शिक्षा के मुख्य कार्य हैं। सभ्यता व संस्कृति की रक्षा व विकास करना। ओटावे के अनुसार शिक्षा का कार्य है समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहारों को अपने क्रियाशील व किशोर नागरिकों तक पहुँचाना। मूल पद्धतियों का नियंत्रण, मार्गान्तीकरण एवं शोधन। प्रत्येक बालक की मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता, परंतु इन प्रवृत्तियों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो बालक पशुओं से भी भिन्न न होगा। वेबस्टर के अनुसार शिक्षा के द्वारा भावनाओं को अनुशासित, आवेगों से नियंत्रित और अच्छी प्रेरणाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास। विशेष रूप से एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा देशभक्त, कुशल और सुयोग्य व्यक्तियों का निर्माण किया जाए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा प्रणाली को छात्रों में उन अभिवृत्तियों, आदतों और चरित्र संबंधी गुणों का विकास करना चाहिए जिससे कि वे राष्ट्र के सुयोग्य नागरिक बनकर लोकतांत्रिक नागरिकता का उत्तरदायित्व वहन कर सकें। शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ है: शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसका आधार अत्यंत विस्तृत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं एवं आदर्शों के संपर्क में आते हैं। प्रत्येक क्षण हम नया अनुभव प्राप्त करते हैं। यह अनुभव एवं संपर्क हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया है। शिक्षा शब्द का अर्थ अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। हम अनुभव, भ्रमण, समारोह एवं सामाजिक संस्थानों, सांस्कृतिक मेला आदि को शिक्षा के अंतर्गत रख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं शिक्षक भी है और शिक्षार्थी भी। हम किसी धार्मिक समारोह में सम्मिलित होकर सीखते हैं। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो हम उस समय भी शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं। लाज के शब्दों में हम व्यापक अर्थ में अनुभव को शिक्षित होना कह सकते हैं। मच्छर का काटना, तरबूजे का स्वाद, हवाई जहाज से उड़ना, प्रेम करना, तूफान में घिर जाने का अनुभव हमें शिक्षित करता है। एक बच्चा अपने माता पिता को शिक्षा दे सकता है। छात्र शिक्षक को शिक्षा दे सकता है। वह सभी जो कुछ हम सोचते हैं या फिर करते हैं, सभी के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यापक अर्थ में शिक्षा ही जीवन एवं जीवन की शिक्षा है। शिक्षा ही जीवन और जीवन ही शिक्षा है। शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ देखते हैं क्या है। शिक्षा व्यापक अर्थ में एक प्रक्रिया है, परंतु कभी कभी हम शिक्षा को विशेष अर्थ में प्रयोग में लाते हैं। जब हम यह कहते हैं कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इतना धन व्यय किया गया, या फिर कह सकते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है, या फिर पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिक्षा के विकास की बात, तब हम शिक्षा को संकुचित अर्थ प्रदान करते हैं। अतः संकुचित अर्थों में शिक्षा विभिन्न संस्थाओं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है तथा शिक्षा प्रदान करने का समय निश्चित होता है। व्यक्ति विशेष शिक्षक द्वारा शिक्षा दी जाती है। कुछ चुने हुए व्यक्ति ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। संकुचित शिक्षा एक पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। क्या पढ़ाया जाना और कितना पढ़ना है, यह शिक्षा की पहले से ही निर्धारित कर लेती है। J.A. मैकेंजी के अनुसार संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से किया जा सकता है। बौद्धकालीन शिक्षा के गुण और दोषों का उल्लेख कीजिए। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं और कमियां बताइए। बौद्धकालीन शिक्षा के गुण। शिक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। वह पूर्ण रूप से व्यवस्थित थी। यद्यपि एक मठ में अनेक शिष्य सामूहिक रूप से रहते एवं पढ़ते थे, तो भी शिक्षक एवं शिष्य के मध्य बड़ा निकट एवं तथा गहरा संबंध रहता था, जिससे वे शिक्षा को शिष्य के अनुकूल प्रदान करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा के दोष।
बौद्धकालीन शिक्षा में भी धर्म का बहुत बोलबाला था, इसलिए भौतिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया गया। कला कौशल को शिक्षा में कोई स्थान नहीं मिला, इसलिए वह पतनोन्मुख हो गई। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। विद्यार्थी तत्व यानी विद्यार्थी कौन? बौद्धकालीन शिक्षालयों के द्वारा सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले रहते थे। विद्यार्थियों में ब्राह्मण और क्षत्रियों के लड़के अधिक होते थे। राजा महाराजाओं से लेकर मछुओं तक के बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। हाँ, केवल चांडालों के पुत्रों को शिक्षालयों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा आरंभ करने की उम्र अवस्था। बौद्धकाल में शिक्षा आरंभ करने की आयु 8 वर्ष की थी। विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी श्रमण या समनेर अथवा नवशिष्य कहा जाता था। विद्यार्थियों का चुनाव। वैसे तो सभी जातियों के लोगों को विद्या अध्ययन का पूर्ण अधिकार होता था, लेकिन निम्न बातों में से कोई भी बात यदि छात्र में होती थी तो वह शिक्षा पाने के लिए अयोग्य समझा जाता था। ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालयों मठों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता था। जैसे जो किसी राजा की नौकरी करता हो, जो जेल खाने से भाग कर आया हो, जिसे राज्य की ओर से दंडित किया गया हो, जिसे डाकू घोषित किया गया हो। प्रव्रज्य संस्कार। वैदिक कालीन शिक्षा में जिस प्रकार छात्रों का उपनयन संस्कार किया जाता था, उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा में प्रव्रज्य संस्कार होने के बाद ही छात्र विद्यालयों में मठों में शिक्षा पाने का अधिकारी समझा जाता था। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के बीच समन्वय। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के बीच समन्वय को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने समाज को प्रमुखता दी है, किंतु क्या व्यक्ति के अभाव में समाज का अस्तित्व होगा? इसी प्रकार व्यक्ति समाज की अनुपस्थिति में निरीह हो जाता है। कार्ल मार्क्स के विचारों की व्याख्या करते हुए रॉबर्ट कोहन ने लिखा है, मानव के स्वयं में अस्तित्व नहीं है, वह सच्चे योगी की तरह नहीं रहता। मनुष्य एक गलत शब्द है, हमें मनुष्य कहना चाहिए तथा मान व्यवहार पर ही हमें अपनी धारणा बनानी चाहिए। स्त्री तथा पुरुषों की विशेषता यह है कि उनकी चर्चा बहुवचन में हो, वे प्रकृति से ही सामाजिक हैं। मानव का विज्ञान समाज का विज्ञान है। यह कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह समाज से अलग सत्ता नहीं रखता। समाज रूपी भवन का निर्माण व्यक्ति रूपी ईंट ही करती है, अतः किसी भी दशा में व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। रेमंड। शिक्षा के समन्वयात्मक दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण में कुछ विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं। रेमंड। शिक्षा का उद्देश्य दोहरा होना चाहिए, व्यक्ति की पूर्णता तथा समाज का कल्याण। रास के अनुसार सामाजिक वातावरण से अलग किए जाने पर व्यक्तित्व का कोई महत्व या मूल्य नहीं है। आत्मानुभूति केवल समाज सेवा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक मूल्यों के सामाजिक आदर्श उन्हीं स्वतंत्र व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिन्होंने अपनी बहुमूल्य व्यक्तित्व का विकास कर लिया है। वह एक ऐसा वृत्त है जो तोड़ा नहीं जा सकता तथा समाज सेवा, व्यक्तित्व स्वतंत्रता एवं व्यक्तित्व जिसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एडम्स। व्यक्तित्व को किसी सामाजिक शब्दावली से व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्व तो द्विमुखी क्रिया है तथा समाज सामाजिक स्व के साथ है। शिक्षा में प्रयोजनवाद की प्रमुख विशेषताएं एवं सिद्धांत। क्रियात्मक मूल्य की प्रधानता। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा में जीवन का क्रियात्मक मूल्य ही मुख्य है। यह क्रियात्मक मूल्य शिक्षा में स्वतः आविर्भूत हो जाता है। व्यक्तित्व का संतुलित विकास। प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना है। जीवन उपयोगी शिक्षा। प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन उपयोगी दक्षता सिखाने के लिए है। व्यवहारिक उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण। प्रयोजनवाद का मूल तत्व व्यवहारिक उपयोगिता है, अतः प्रयोजनवादी शिक्षा की आधारशिला व्यवहारिकता, उपयोगिता और क्रियाशीलता है। शिक्षा जीवन प्रक्रिया है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा जीवन निर्माण का एक साधन नहीं वरन स्वतः जीवन प्रक्रिया है। शिक्षा और मानव संसाधन। मानव संसाधन अथवा जनशक्ति किसी राष्ट्र के विकास का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसके समुचित उपयोग द्वारा अपने विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और इसके लिए वह मानवीय संसाधन को राष्ट्रीय विकास में नियोजित करने के लिए
राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों की संरचना करता है जिनके द्वारा केवल मानवीय संसाधनों का विकास क्रियात्मक रूप में होता है, बल्कि इनके द्वारा राष्ट्र के आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की गति का भी निर्धारण भी होता है। वास्तव में अब शिक्षा राष्ट्र की आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है और अब उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह आर्थिक विकास के साथ मानव संसाधन की भी पूर्ति करे। जिस प्रकार धन एक पूंजीगत साधन है, उसी प्रकार राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में मनुष्य भी एक पूंजीगत साधन है, जिसे शिक्षित और प्रशिक्षित कर हम देश के मानवीय संसाधनों का विकास करते हैं। शिक्षा के जीविकोपार्जन के उद्देश्य। मानव की 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना होना चाहिए कि वह बड़ा होने पर अपनी जीविका स्वयं कमा सके और अपने परिवार पर आर्थिक बोझ न डाले। जीविकोपार्जन के उद्देश्य की उपयोगिता। ब्रेड एंड बटर एम भी कहा गया है। जाकिर हुसैन ने कहा है, राज्य को अपने नागरिकों को किसी लाभकारी कार्य के लिए शिक्षित करना चाहिए। इस मत के मानने वालों का मत है कि शिक्षा यदि चालक को जीविकोपार्जन की योग्य बना देती है तो वह भविष्य के अनेक असंगतियों से बच जाता है। उसमें समाज में जीवन यापन करने का आत्मविश्वास आ जाता है और वह उत्तम नागरिक बन जाता है। जॉन डीवी ने कहा, यदि एक व्यक्ति अपनी जीविका प्राप्त करने में असमर्थ है तो इस बात की आशंका है कि वह स्वयं पथभ्रष्ट हो जाए और दूसरों को हानि पहुंचाए। शिक्षा के विकास के उद्देश्य एवं परिभाषाएं। पेस्टोलॉजी के अनुसार मानव प्रकृति का एकांगी विशिष्ट विकास अप्राकृतिक एवं झूठा है। शिक्षा मानव जीवन को पूर्णतः प्रदान करने के साधन के रूप में जानी जाती है। किसी भी एक योग्यता या क्षमता के विषय में सोचना मानव के प्राकृतिक संतुलन को समाप्त करना है। इस उद्देश्य के समर्थन में विचार रखने वाले शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि किसी एक अंग विशेष पर बल देने से एक ही पहलू का विकास होता है। एक पहलू के विकास को समविकास नहीं कह सकते। यह उद्देश्य मनोवैज्ञानिक भावभूमि पर आधारित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी यह कहा है कि वह शिक्षा कहलाने के योग्य नहीं है जो मनुष्य में अपने साथी मनुष्यों के साथ सुंदरता, सामंजस्य और कुशलता से रहने के आवश्यक गुणों का विकास नहीं करती। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। लॉक के अनुसार पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा से। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य या फिर आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादी व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति। इसके अनुसार आत्मा का सर्वोत्तम शक्तियों या क्षमताओं को वास्तविक रूप देना। रस्क ने भी कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना या गुण संपन्न करना है। इस व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण है सार्वभौमिक मूल्यों से युक्त होना। स्पष्ट है कि आदर्शवादी मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। आदर्शवाद मनुष्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रचनात्मक कार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि धर्म, नैतिकता, कथा, साहित्य, गणित और विज्ञान विभिन्न युगों में किए जाने वाले मनुष्य के नैतिक, मानसिक और सौंदर्यात्मक कार्यों के परिणाम हैं। यह मानव जाति की समाज संपत्ति है। यह मानव जाति की उन्नति और संगठन करती है। अतः शिक्षा को मानव जाति को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता से प्रवेश कर सके और आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार भी कर सके। मनुष्य के मूल प्रकृति का आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तन। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य की 2 प्रकृति हैं, मूल और आध्यात्मिक। शिक्षा का कार्य मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना है। अतः शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण, पवित्र और धार्मिक बनाए, अर्थात इसे मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाना चाहिए। प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत या प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं? प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत। व्यवहारिकतावाद एक मानवतावादी दर्शन है। वह संसार और उसकी वस्तुओं एवं क्रियाओं के कारण उतना विचार नहीं करता जितना मानव जीवन में उनकी उपयोगिता पर विचार करता है। यह वाद कुछ मूल आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं और उन्हें हम व्यवहारिकतावाद
के मूल सिद्धांत कह सकते हैं। यथा यह संसार अनेक तत्वों से निर्मित है। यह भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। आत्मा एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है और परमात्मा निर्माण की स्थिति में है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। सुखपूर्वक जीने के लिए प्राकृतिक एवं सामाजिक ज्ञान की आवश्यक है। सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता आवश्यक होती है। जनतांत्रिक प्रणाली का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव या जनतंत्र और शिक्षा। जनतांत्रिक प्रणाली से हमारी भारतीय शिक्षा अधिक सीमा तक प्रभावित हुई है। यह प्रभाव शिक्षा के पाठ्यक्रम, विद्यालय व्यवस्था, शिक्षक के कार्य और स्थान, शिक्षा विधि, शिक्षार्थी, शिक्षक के उद्देश्य आदि सभी बातों पर पड़ा है। यही कारण है कि हमारी शिक्षा को आज जनतांत्रिक शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा में बालक की रुचि को स्वतंत्रता दी जा रही है। बालक को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और जिनमें आत्मिक अनुशासन पैदा करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा विधि पहले की अपेक्षा काफ़ी परिवर्तित कर दी गई है। बालक को विषय का बोध हो जाए ऐसी ही विधि को अपनाया जाता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम को समाज की आवश्यकताओं तथा बाल रुचियों पर केंद्रित किया गया है। शिक्षा अब केवल सूचना मात्र ही नहीं है। शिक्षा के पाठ्यक्रम को अत्यधिक विस्तृत कर दिया गया है। पाठशालाओं के नियम निर्धारण में सबका योग होता है। सबकी राय को महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीयता की शिक्षा का महत्व आवश्यक क्यों है, इस पर कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम राष्ट्रीयता की शिक्षा को आवश्यक रूप दिए जाने के संबंध में विचार करते हैं। राष्ट्रीयता की शिक्षा से देश प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। इसी भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति जनहित तथा राष्ट्रहित के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान कर देता है। राष्ट्र का अस्तित्व उस समय तक नहीं हो सकता जब तक वह स्वतंत्र न हो। स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों को राष्ट्रीय शिक्षा दे। राष्ट्रीयता की शिक्षा से सदैव इस बात का बोध होता है कि हमें स्वतंत्र रहना है, अपनी स्वाधीनता को किस प्रकार सुरक्षित रखना है। देश के विकास एवं नवनिर्माण का बोध भी राष्ट्रीयता की शिक्षा के कारण होता है। राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता। हमारे देश की अनेक आंतरिक विषमताओं एवं समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय एकता की परम आवश्यकता है। भारत में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं परिलक्षित होती हैं, जिनके कारण देश की आंतरिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। हमारे देश में व्युत्पन्न विभिन्न सांप्रदायिक विवादों, भाषाई एवं प्रांतीयता के झगड़ों के समाधान हेतु राष्ट्रीय एकता का विकास करना नितांत आवश्यक है। अपने देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने हेतु इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है कि आज राष्ट्रीय एकता हेतु जो इतनी मांग की जा रही है वह उन विघटनकारी तत्वों को दूर करने के लिए की जा रही है जो देश की शक्ति को क्षीण करना चाहते हैं। निष्कर्ष रूप में देश की प्रगति, समृद्धि तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए आज राष्ट्रीय एकता एवं भावना का विकास की सर्वप्रथम आवश्यकता है। विशेषकर इस दिशा में शिक्षा के माध्यम से ठोस कार्यक्रम बनाकर कदम उठाए जाने चाहिए। संक्षेप में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। विभिन्नता में एकता लाने के लिए, देश की आंतरिक स्थिति को क्षीण करने वाले विनाशकारी तत्वों का नाश करने हेतु, लोकतंत्र के स्थायित्व तथा सफल संचालन के लिए, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, हस्तांतरण तथा विकास करने की दृष्टि से, भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करने हेतु। राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका। प्रत्येक व्यक्ति अभिन्न रूप से अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ऐसी भावना एक आदर्श शिक्षक में तभी उत्पन्न हो सकती है जब उसके अंदर अपने राष्ट्र, अपने देश को जानने की प्रबलतम भावना होगी। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो सब लोग के होते हैं और जिन पर सभी को समान रूप से गर्व हो सकता है। एक शिक्षक को ऐसे समान तत्वों को छात्रों के सामने अपने अध्यापन में बार बार उजागर करना होगा। शिक्षक को छात्रों के हृदय में बात बैठानी होगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षक को न केवल अपने धर्म की बल्कि अन्य धर्मों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में संसार के प्रमुख धर्मों का इतिहास सम्मिलित किया जाए और वह परीक्षा का विषय हो सकता है। छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को अपने अध्यापन में
इतिहास की उन बातों, घटनाओं और परिस्थितियों को बारंबार प्रसंगानुसार उल्लेख करना चाहिए जो कि सारे समुदाय की सामूहिक स्मृति है। उदाहरणार्थ, अतीत में भारत के विभिन्न समुदायों ने एक दूसरे को प्रभावित किया था और इस आदान प्रदान का फल है हमारी सामाजिक संस्कृति। इस शताब्दी में सबने मिलकर स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा था। एक आदर्श शिक्षक अपने अध्यापन कार्य में उन अवसरों का भरपूर उपयोग करेगा जिनमें सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है अन्य अनेक देशों के समान भारत भी एक विविधतामय देश है। हमारे देश में धर्म संबंधी तथा जातिगत विविधता देखी जा सकती है। इन सब विविधताओं के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्र की एक ऐसी एकता की भावना को ही राष्ट्रीय एकता कहते हैं। जब यह भावना प्रबल और विस्तृत हो जाती है तब यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय एकता की स्थिति है। इसकी विपरीत यदि यह भावना छिन्न भिन्न हो जाए तब समझा जाता है कि राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ गई है। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का विचार। राष्ट्रीय एकता पर आयोजित एक सम्मेलन की रिपोर्ट में राष्ट्रीय एकता के विषय में निम्न विचार प्रकट किए गए हैं। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन एवं संयुक्तता की भावना, सामान्य नागरिक की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। डॉक्टर बेदी के अनुसार राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और इसमें भारत की एकता का समावेश करना है। प्रस्तुत कथन द्वारा स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एकता की स्थिति में राष्ट्रीय भावना अन्य विभिन्नतामय भावनाओं से ऊपर रहती है तथा प्रबल रहती है। प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से शिक्षा को परिभाषित कीजिए। प्रकृतिवादी के अनुसार प्रकृतिवादी मानव की प्रकृति को प्रधानता देता है, अस्तु इस दृष्टिकोण से शिक्षा मानव प्रकृति की उदात्तीकरण है। शिक्षा एक प्रकार का वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्यों के गुणों को उच्चाधार पहुंचाया जाता है। जीवन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूल समझा जाता है। डार्विन के अनुसार जीवन रक्षा हेतु प्राणी मानव भी यथाशक्ति प्रयत्न करता है। लेमार के अनुसार प्रकृति के साथ अनुकूलन में ही शिक्षा जीवन रक्षा होती है तथा विकास होता है। शिक्षा की प्रक्रिया इसी के अनुकूलन से संबंधित है। जीवन की वर्तमान समस्याओं को हल करना अधिक उपयोगी है। अतएव शिक्षा भविष्य की जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन जैसा है उसी के अनुरूप रहने योग्य बनाना है। विकासवादी दृष्टिकोण से शिक्षा केवल प्राकृतिक विकास को बढ़ाती है और सच्ची शिक्षा तभी होती है जब बालक की प्रकृति, शक्तियाँ और प्रवृत्तियाँ न्यूनतम निर्देशन के साथ स्वतंत्र ढंग से विकसित होती हैं। प्रकृतिवाद का प्रभाव शिक्षा के विभिन्न रूपों पर पड़ा है जिसके साथ प्रकृतिवादी शिक्षा का तादात्म्य लगता है। रूसो का विचार है कि प्रकृति द्वारा शिक्षा प्राकृतिक सरल मनुष्य को पुनः ला देगी जिसका एकमात्र कार्य एक मनुष्य होना है। इस प्रकार प्रकृतिवादी शिक्षा मानववादी शिक्षा के तुल्य है। इस विचार से मनुष्य का समाज की परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ अनुकूलन ही शिक्षा होगी। ऐसी शिक्षा मानवीय शक्तियों के स्वतंत्र विकास से संबंधित होती है। अतः विद्वानों का विचार है कि प्रकृतिवाद के अनुसार जो शिक्षा दी जाएगी वह उदार शिक्षा के समकक्ष होगी। दूसरी ओर स्वतंत्रता के साथ शिक्षा देने के कारण प्रकृतिवादी शिक्षा जनतांत्रिक शिक्षा के समान हो जिसमें समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है। यही कारण है कि शिक्षार्थी एवं शिक्षक दोनों समान माने जाते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा में शारीरिक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा, नैतिक शिक्षा सभी अनुभवों के परिणाम होते हैं। मानवतावादी शिक्षा में हृदय की शिक्षा पर बल दिया जाता है, न कि मस्तिष्क की शिक्षा पर। शैक्षिक नियोजन क्यों आवश्यक है? शैक्षिक योजना वास्तविक होनी चाहिए। उसे बनाते समय समाज की तत्कालीन परिस्थितियों एवं उन्नत भविष्य दोनों को सामने रखना चाहिए। इसके वही उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए जो प्राप्त किए जा सकें। हवाई महल बनाने से योजना बीच में ही रह जाती है। योजनाओं में प्रायः राजनैतिक एवं आर्थिक पक्ष पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। यह ठीक नहीं है। एक अच्छी शैक्षिक योजना में समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक मांगों का समान रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और बच्चों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। योजना को अंतिम रूप देने से पहले योजनाओं के निर्माणकर्ताओं को समाजशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों और शिक्षा शास्त्रियों एवं उसे क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करना अवश्य करना चाहिए। शिक्षा के मुख्य घटक शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं, इसलिए शैक्षिक नियोजन ऐसा होना चाहिए जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ग्राह्य हो। योजना के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राथमिकता
क्रम में स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होंगे तब तक योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार की संकल्पना क्या है? शिक्षा में इसके निहितार्थ बताइए। यह मानवाधिकार की शिक्षा की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। मानवाधिकार एक नया संप्रत्यय है। यह आधुनिक युग की देन है। यह दो मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला यह है कि संसार के प्रत्येक मानव को जीने का अधिकार है और दूसरा यह है कि उसे गर्मी के साथ जीने का अधिकार है। आप यह कहेंगे यह कौन सी नई बात है? इसे तो सभी मानव समाज किसी न किसी रूप में पहले से ही मानते आ रहे हैं। सचमुच यह कोई बात नई नहीं है, परंतु इसकी भावना एवं अभिव्यक्ति में कुछ नयापन है। शिक्षा में निहितार्थ। इनका प्रशिक्षण तो शिक्षा में प्रारंभ से ही करना होगा। प्रारंभ में सामाजिक कर्तव्यों के रूप में और उसके बाद मानवाधिकारों के रूप में। छोटे छोटे बच्चे खेलने में बहुत रुचि लेते हैं। उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि वे खूब खेलें, परंतु दूसरों को खेलने में बाधा न डालें। थोड़ा बड़ा होने पर बच्चों से कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हें इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि उस बच्चे की बात धैर्यपूर्वक सुने जो उत्तर दे रहा है, उसके बाद अपनी बात कहें। किशोर बच्चे वाचनालयों में समाचार पत्र व पत्र पत्रिका पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं। वहाँ शोर मचाना वर्जित होना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरों को पढ़ने में बाधा पहुंचती है। शिशु हों या बालक या फिर किशोर, ये आपस में मिलकर खेलते हैं तो लड़ते झगड़ते हुए इनके झगड़ों का निपटारा बिना भेदभाव एवं पक्षपात से करना चाहिए। इससे न्याय के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। मौलिक अधिकार का प्रशिक्षण सहज में ही मिलेगा। बच्चों को प्रारंभ से ही प्रेम एवं सहयोग से कार्य करने में सभी मानव अधिकारों का प्रशिक्षण बड़े सहज रूप में होता है। शिक्षा के अनौपचारिक उपकरणों का क्या महत्व है, या फिर अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत मुक्त विद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन अथवा एडुसेट के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, व्यवसायों तथा प्रसार सेवा केंद्र आदि शामिल हैं। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित हैं। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को उसकी व्यवस्थाओं एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य मुख्य ध्येय है शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करना, सामाजिक न्याय देना एवं औपचारिक शिक्षा की कठोरता या रूढ़ियों से उत्पन्न दोषों का निवारण करना। निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत किसी स्थान, विशेष समय व्यक्ति से प्रतिबद्धता समाप्त कर दी जाती है। इससे यह आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थी किसी विशेष स्थान यानी विद्यालय या विश्वविद्यालय में पहुंचकर शिक्षा अर्जित करे। इसके विपरीत शिक्षार्थी घर या दरवाजे तक विद्यालय या विश्वविद्यालय खुद स्वयं पहुंच जाता है। इसके अनुप्रत उदाहरण है पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा दी जाने वाली विद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा या दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। निरौपचारिक शिक्षा में संस्थागत परिप्रेक्ष्य उतना महत्व नहीं रखता जितना व्यक्ति और उसका ग्राहक रूप। इसका वास्तविक स्वरूप ग्राहक केंद्रित होता है, जिससे विद्यार्थी की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार शिक्षा आयोजित करना मुख्य लक्ष्य बन जाता है। निरौपचारिक शिक्षा में छात्रों की व्यवस्थाओं में आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण अधिगम की परिस्थितियां गठित करने पर जोर होने के कारण इसका स्वरूप अचयनात्मक तथा अस्पर्धात्मक रहता है। निरौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ग्राहक यानी विद्यार्थी पर होती है। यथार्थवाद और उसका शैक्षिक निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। यथार्थवाद मन को प्रदत्त सामग्री को प्रक्रिया पूर्वक व्यवहार में लाने वाला समझता है। यह प्रदत्त सामग्री को छांटता है, वर्गीकृत करता है और तथा उसमें संबंध स्थापित करता है, किंतु प्रदत्त सामग्री सीखने वालों के लिए अपने आप संकलित नहीं हो जाती और न ही सब प्रकार छांट उपयुक्त होती है। वास्तव में उसे यह सीखना आवश्यक है कि प्रदत्त सामग्री का कैसे संकलन किया जाए, कैसे उसे ज्ञान के क्षेत्र में संबंधित किया जाए। यह सब विद्यार्थियों को सिखाना यथार्थवादी शिक्षण की विधि का मूल ध्येय है। ब्राउडी के अनुसार यथार्थवादी शिक्षण विधि प्रत्यक्षीकरण के नवीन संगठन, प्रत्यय के बनने, अमूर्तीकरण एवं सूच के विकसित होने को सीखने की क्रिया आधार मानती है। ब्राउडी सीखने की क्रिया के 6 स्तरों का वर्णन करते हैं। ये हैं प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, जांच। जांच प्रक्रिया, सूझ अथवा आदर्श प्रतिक्रिया प्राप्त करना, आदत का बनाना अथवा आधिपत्य प्राप्त करना। परीक्षण,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तब तक आप बढ़िया से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।